y एक्सिस में स्ट्रेस को लेना है और x एक्सिस में स्ट्रेन को। करण, यस सर। ये पेपर में नहीं आया था, ये आया लॉन्ग था क्वेश्चन। नहीं, ये क्वेश्चन तो नहीं आया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का क्वेश्चन। देखो, इस ग्राफ को पहले मैं प्लॉट कर रहा हूं, फिर हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा ही ग्राफ बनता है। ये O पॉइंट, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये D है और ये पॉइंट E। और यहां से एक्सटेंड करके लाओ ग्राफ, तो x एक्सिस को O डैश पॉइंट पर कट कर दिया और इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। अब देखो, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं पॉइंट्स लिख दूंगा। O to A ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन है। O to A ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन और ओरिजिन से पास कर रही है, मींस O to A में विद इन इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ को फॉलो करेगा। यहां तक सबको क्लियर है? जीरो से ए तक। O to A ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विच फॉलो द हुक्स लॉ, मींस ये विद इन इलास्टिक लिमिट है। B पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक रेंज, मीन्स ये बॉडी अगर इलास्टिक बॉडी है तो मैक्सिमम इलोंगेट बी पॉइंट तक होगी। मीन्स यहां से अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर ले तो अपनी ओरिजिनल शेप में रिटर्न आ जाएगा, बट ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये है बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट आ गई। क्योंकि विद इन इलास्टिक लिमिट तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन जैसे इलास्टिक बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट हम जाएंगे तो ग्राफ कर्व होगी, मींस हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। बट क्या है, दिस इज द इलास्टिक बॉडी, मींस मैक्सिमम बी पॉइंट तक इलोंगेट तो ये होगी, लेकिन ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन। यहां तक क्लियर हो रहा है? मींस O से B हम बोलेंगे तो इलास्टिक रेंज में आएगा, मींस यहां O to A में आएगा तो विद इन इलास्टिक लिमिट है क्योंकि हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। मतलब इलास्टिक लिमिट को ये क्रॉस कर रहा है, मतलब इलोंगेट तो यहां तक होगी लेकिन हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि ये कर्व नीचे है। सबको क्लियर है यहां तक? यस सर। सर परमानेंट सेट क्या है वो वापस बता दो। परमानेंट सेट यही मैं बता रहा हूं। देखो, जैसे कोई बॉडी इलास्टिक लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट, उसको अगर वो क्रॉस करता है, तुम देखते हो रबर बैंड को, तुम नई में है रबर बैंड और जैसे से पुरानी होगी तो इलोंगेट होते होते परमानेंटली कुछ डिफॉर्म हो जाता है, तुम देखोगे उसके रेडियस बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। यस सर। तो इनिशियली क्या रेडियस था और फाइनली कितनी रेडियस हो गई, जो दोनों में डिफरेंस है उतने ही तो इलोंगेट हुआ है। यस सर। और वो परमानेंटली इलोंगेट हो गई, तो दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट। बात समझ में आ रही है? परमानेंट इसलिए आते हैं क्योंकि सर हम लिमिट के फिर बाहर जा रहे हैं। हाँ, अगर हम तभी तो हुक्स लॉ में ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों आता है, क्योंकि विद इन इलास्टिक लिमिट है, उससे बाहर जाने पर हो सकता है कि बॉडी डिफॉर्म कर दे या फिर हो सकता है कि रिटर्न भी आ जाए ओरिजिनल शेप में। लेकिन ओरिजिनल शेप में तो रिटर्न आ सकता है, हो सकता है बी से बी पर अगर जाकर यहां पर आकर अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो हो सकता है ओरिजिनल शेप में रिटर्न आ जाए, लेकिन हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ग्राफ कर्व में है। केवल विद इन इलास्टिक लिमिट में ही स्ट्रेस डायरेक्टली सर प्रोपोर्शनल कर्व टू से क्या हो गया? कर्व हो गया। इसका मतलब क्या है कि हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रही है।
हुक्स लॉ के लिए क्या कंडीशन है? विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहीं तक तो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब O to A तो विद इन इलास्टिक लिमिट है। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। हुक्स लॉ के स्टेटमेंट में ही तुम देखते हो कि मेंशन है विद इन इलास्टिक लिमिट, तभी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है। इसका मतलब इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट को जब हम क्रॉस कर जाएंगे तो ग्राफ कर्व आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। हो सकता है बॉडी रिटर्न आ जाए अपने ओरिजिनल शेप में, लेकिन ये हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रही। क्लियर है सबको? यस सर। जब ये इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली डिफॉर्म होने लगती है, क्योंकि देखो यहां पर तुम क्या दे रहे हो कि जिस प्रोपोर्शन में फोर्स अप्लाई करे उसी प्रोपोर्शन में तो इलोंगेशन हो रही है हुक्स लॉ में विद इन इलास्टिक लिमिट। हमने हुक्स लॉ में क्या लिया था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिखा था। यस और सर। स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल। तो F बाई A इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा एल बाई एल, मीन्स F इज इक्वल टू E A बाई L इंटू डेल्टा एल। ये तो कांस्टेंट है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। तो ये कहां अप्लाइड है? ये विद इन इलास्टिक लिमिट के लिए, तभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन। मीन्स फोर्स और इलोंगेशन के बीच में भी ड्रॉ करोगे तभी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये तो हुक्स लॉ से आ रहे हैं। क्लियर है? यस सर। इसका मतलब जब हम हुक्स लॉ को क्रॉस करें तो कोई मस्ट नहीं है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इलोंगेशन हो ही रही है, और इलोंगेशन हो रही है तो मतलब फोर्स अप्लाई हो ही रहा है। ये कोई हम मस्ट नहीं है कि हम बोल सकते हैं। जब एक बार बॉडी डिफॉर्म हो जाती है तो बिना फोर्स बढ़ाए भी बॉडी इलोंगेट करने लगता है। जैसे एक स्ट्रिंग से या रबर बैंड से हमने किसी वेट को अटैच कर लिया, अगर विद इन इलास्टिक लिमिट है तो जिस प्रोपोर्शन में फोर्स बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में इलोंगेशन हो। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो फोर्स तो उतना ही है और धीरे धीरे खुद इलोंगेट करते हुए नीचे चले जाने लगता है बॉडी। तो कोई मस्ट ये एप्लीकेबल तभी है जब हुक्स लॉ है। जब हुक्स लॉ क्रॉस हो गई तो ये फॉलो नहीं होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। आ रही बात समझ में? सर मेरे को नहीं आ रहा, एक बार बता फोर्स दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन कब हो रही है? जब हुक्स लॉ होगा। तो ओके हुक्स सर। लॉ तो केवल O से O A में ही तो अप्लाई हो रही है, ठीक है सर। इसके बाद तो हुक्स लॉ अप्लाइड ही नहीं है। तो केवल O से O से A ये है विद इन इलास्टिक लिमिट, मींस यहीं तक केवल हुक्स लॉ फॉलो हो रही है। यहां बॉडी तुम देखोगे ये मैक्सिमम इलोंगेशन यहां तक हो रही है, इसके बाद बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है, या हो सकता है एक के बाद ही डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाए। ये रिटर्न आ सकता है, हो सकता है कि जैसे विद इन इलास्टिक लिमिट। विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? खींचा, फोर्स हटा दिया, फिर से अपने शेप में आ गई, तो हम बोलेंगे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट। लेकिन हो सकता है कि जो अगर उससे ज्यादा हमने इलोंगेट कर दिया तो हो सकता है कि उतनी ही लेंथ का रिटर्न नहीं आ पाए, कुछ लेंथ बढ़ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? हुक्स लॉ क्रॉस कर गई, वो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पर यही चीज देखो कि लेंथ हो सकता है कि यहां इलोंगेट हो जाए, या मैक्सिमम रेंज हो सकता है कि हमने जैसे हुक्स लॉ, हमने जैसे ये स्प्रिंग है, अगर हम इसको लाइक 10 सेंटीमीटर इलोंगेट करते हैं और फोर्स को हटाया तो फिर से ये रिटर्न आ जाए अपने ओरिजिनल शेप में 6 सेंटीमीटर में। हो सकता है इसको हम 12 सेंटीमीटर करें तो रिटर्न आ जाए फिर 6 सेंटीमीटर में। लेकिन ये है जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई तो हो सकता है रिटर्न भी आए, हो सकता है नहीं भी आए।
रिटर्न तभी आएगा जब यहां तक हुक्स लॉ के अंदर होगा। हुक्स लॉ से बाहर जाए तो रिटर्न आ भी सकता है, रिटर्न नहीं भी आ सकती। सर इसके लिए कुछ एग्जांपल ऑब्जेक्ट वाइज? जैसे लाइक तुम कॉइल लेते हो, स्प्रिंग, जैसे पेन में ही तुम देखते हो स्प्रिंग नहीं लगी होती है, जैसे बॉल पेन में बहुत सारे यहां से तुम दबाते हो। अब तुम देखो उसको थोड़ा सा खींचोगे ना, फिर छोड़ोगे तो आ जाएगा, लेकिन ज्यादा तुम खींच दोगे तो तुम देखोगे लेंथ बढ़ जाएगी और वो रिटर्न अपने शेप में नहीं आ पाएगा। यस सर, समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रिटर्न आ गई तो इसका मतलब क्या, अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, मतलब वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे उससे ज्यादा लेंथ हो गई तो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने लगा है, मतलब वो परमानेंटली लेंथ बढ़ गई है उसकी। अब एग्जैक्ट उस शेप में रिटर्न नहीं आ पा रहा है। आ रही बात समझ में? यस सर, समझ आ गया। सबको क्लियर है या नहीं? करण सर क्लियर है। यस सर क्लियर। जैसे हम स्प्रिंग लेते हैं, ये स्प्रिंग है, इसको हमने लेंथ बढ़ाया, फिर फोर्स को हटाया तो फिर यही शेप में आ गए। लेकिन अगर एक लिमिट तक हमने बढ़ाकर छोड़ेंगे तो ये रिटर्न आएगा, लेकिन एक लिमिट को हम क्रॉस कर दें और फिर हम छोड़ेंगे तो हो सकता है यहीं तक रिटर्न आए। तो तुम देखो इतना डिफॉर्म हो गया, इसमें लेंथ बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इतना डिफॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये हुक्स लॉ नहीं फॉलो किया, मतलब हुक्स लॉ को क्रॉस कर चुका है। तभी तुम देखो ये कर्व नेचर आ रहे, हो सकता है रिटर्न आ जाए अपने शेप पे, लेकिन हुक्स लॉ केवल ओ से ए में ही फॉलो होगा, बी तक हुक्स लॉ नहीं जाएगा, क्योंकि कर्व नेचर है। क्योंकि हमने एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन बोल रहे हैं, जहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था ग्राफ स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़े हैं सर, मतलब ब्रेक अगर हो जाए वो ऑब्जेक्ट या जो भी, ब्रेक भी हो जाए, हो सकता है इलोंगेट भी हो जाए, हो सकता है रिटर्न भी आ जाए। अगर परमानेंटली लेंथ बढ़ गई, मैंने अभी यही बताया कि अगर ओरिजिनल शेप में रिटर्न आ रहा है तो ओ से ए के बीच में है, लेकिन अगर ये डिफॉर्म कर गई, लेंथ थोड़ी बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि हुक्स लॉ क्रॉस कर चुका है, विद इन इलास्टिक लिमिट नहीं है। ओके सर। आगे बात समझ में? यस सर। तो हो सकता है कुछ लेंथ इसकी बढ़ गई, तो यहां बी पॉइंट से इसको एक्सटेंड करते हुए एक्स एक्सिस को लाओगे, तो अगर ये ओरिजिन पर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये अपने ओरिजिनल शेप को रिटर्न नहीं कर पाया, मतलब इतना परमानेंटली वो डिफॉर्म हो गया, उसी को हम बोलते हैं परमानेंट सेट। आई बात समझ में? यस। अगर हम बी से सी में देखते हैं तो तुम देखो स्ट्रेस में कितनी की चेंज आ रही है, बहुत कम। A small change in stress, there is a large change in strain. तो B to C में हम क्या बोले? A small change in stress, there is a large change in strain. मतलब हम फोर्स को कम भी बढ़ाएं, अब वायर इलोंगेट होती चली जाए, वायर पतली होती जा रही है, क्योंकि जैसे तुम देखो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करोगे तो लेंथ तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, इलोंगेट होने लगे। अब वायर जैसे इलोंगेट होने लगी तो वायर पतली होती चली जाएगी। बात समझ में आ रहे हैं? जैसे जैसे इनिशियली हमने स्प्रिंग को हैंग कराया 50 ग्राम वेट और फोर्स को हटा दिया तो वो रिटर्न आ गई। अब 60 ग्राम रखा हमने, फिर से वो रिटर्न आ रही है। लेकिन अगर हम, हो सकता है कि 62 ग्राम सिर्फ हम रखते हैं, अब बॉडी का लेंथ बढ़ने लगी क्योंकि इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका है, तो फोर्स तो तुम कम ही बढ़ा रहे हो, लेकिन लेंथ ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पतली होती चली जा रही है ऑटोमेटिक, क्योंकि अब तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर एक्ट नहीं कर रहा है। इलास्टिक लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेगा तो अब तो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में रही नहीं, क्योंकि वो डिफॉर्म हो चुका है। प्रॉपर्टी है।
फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स वर्क एनर्जी पावर में बताया था। रिस्टोरिंग का मतलब क्या है कि फोर्स हटा दिया, रिटर्न आ गए अपने ओरिजिनल शेप में, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन अगर स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका है, अब तो रिटर्न नहीं आएगी ना अपने ओरिजिनल शेप में। यस तो इसका मतलब क्या, उसमें तो रिस्टोरिंग फोर्स अब तक खत्म हो चुका है, तो बॉडी ऑटोमेटिक इलोंगेट होती चली जाएगी। आ रही बात समझ में? यस सर। तो तुम देखो बी से सी में हम क्या लिखेंगे, स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस, स्ट्रेस में केवल इतनी चेंज हो रही है, एंड देयर इज अ लार्ज चेंज इन स्ट्रेन। इसके बाद सर मतलब सी से लेंथ जैसे, वेरिएशन दिखा रहा है सर, ये जितना स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी लेंथ वेरिएशन ज्यादा आती रहेगी। हाँ, जब इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी ना, तो फोर्स को कम भी बढ़ाओगे तभी वायर इलोंगेट होती रहेगी। ओके सर। समझ में आ रहे हैं? यस सर। अगर डी पॉइंट, यहां पर हम इसको बोलते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस, इसको हम ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं, और या फिर तुम यील्ड स्ट्रेस भी बोलते हो। जो वाई पॉइंट, जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस बोला जाता है, जहां पर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। दिस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस और सर ब्रेकिंग अल्टीमेट भी बोल सकते हैं ना? स्ट्रेस। इसको अल्टीमेट भी बोलते हैं। अब हमें ई पॉइंट, ई पॉइंट दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। अगर डी एंड ई आर वेरी क्लोज, मतलब जैसे अल्टीमेट के पास अगर फ्रैक्चर है, मींस डी एंड ई आर क्लोज, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। जैसे ग्लास होती है ब्रिटल मटेरियल, तुरंत ही ये टूट समझ में नहीं जाएगी। आया। देखो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मींस मैक्सिमम स्ट्रेस है। उसके बाद क्या होता है, या तो बॉडी परमानेंटली फिर से इलोंगेट होने लगती है, इलोंगेट कुछ टाइम इलोंगेट होकर टूटेगा, कुछ ऐसे मटेरियल होता है वो तुरंत टूट जाएगी। तो मतलब ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट अगर डी के क्लोज है, इसका मतलब कि जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद तुरंत से वो टूट गया, तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। अगर डी जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस या हाँ बोलिए सर। आप सर डी को भी सर ब्रेकिंग पॉइंट बोल रहे हैं एंड सर ई को भी ब्रेकिंग का मतलब है कि यहां पर स्ट्रेस मैक्सिमम है। सी से मतलब डी मैक्सिमम है, डी और से ज्यादा है। स्ट्रेस होता है कि फोर्स भी एक्ट कर रही है। बात समझना, देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस मींस फोर्स बाय एरिया, मींस यहां के बाद या तो फोर्स का इफेक्ट नहीं होगा बॉडी को, अगर यहां इसके बाद तुम देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू सिंपली फोर्स अपॉन एरिया होती है। अब तुम्हें देखो फोर्स का इफेक्ट यहां तक है, मैक्सिमम स्ट्रेस है, मींस यहां तक मैक्सिमम फोर्स है। आ रहे बात क्यों समझ में? यस सर। इसके बाद हमने ये पॉइंट ई लिया, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। अगर मैक्सिमम स्ट्रेस, तुम देखते हो रबर बैंड को एक लिमिट तक क्रॉस करने के बाद, उसके बाद जैसे वो टूटता है तो तुम्हें हाथ में चोट भी आती है। तो एक लिमिट तक जहां तक इलोंगेट हो गए उसके बाद वो टूटता है। तो जहां मैक्सिमम इसके बाद ये इलोंगेट नहीं होगा, ये टूट जाएगा, तो दैट पॉइंट दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग और अल्टीमेट स्ट्रेस। ओके सर। अब इसी में है, देखो ये फ्रैक्चर पॉइंट अगर डी के बहुत क्लोज है, इसका मतलब क्या है कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ के बाद जस्ट वो मटेरियल ब्रेक कर गई। आ रही बात समझ में? देखो ये तो हम डायग्राम में दिखा रहे हैं, अदरवाइज डी और ई आर वेरी क्लोज, यहां पर होती है पॉइंट। आ रही बात समझ में? मतलब फिर डी के तो सर जैसे बाद से ब्रेक अल्टीमेट करने हो लग गए, जाएगा ऑब्जेक्ट।
जैसे लाइक रबर बैंड को ही तुम इलोंगेट करते रहते हो, एक लिमिट तक जाने के बाद अब लगता है कि तुम्हें इसके बाद ये टूट जाएगा, नहीं? हेलो? इससे तो तुम्हें जो लगता है जब इलोंगेट होते हो तो एकदम वायर पतली हो गई, अब तुम्हें लगता है कि इसके बाद ये ब्रेक कर जाएगा, तो उस पॉइंट पर जो स्ट्रेस होती है, दिस इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। समझ गए? यस सर। और तुरंत जो मटेरियल ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद तुरंत ही मटेरियल अगर टूट जाता है, तो वैसे मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। और कुछ मटेरियल होता है वो तुरंत न टूट के थोड़ा सा और डिफॉर्म होता रहता है, तो वैसे मटेरियल को हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो D and E are very close, that type of material, this is called brittle. And D and E are far, that material, this is called ductile material. ओके सर। मतलब आगे ई बात अगर समझ पास है में? तो ब्रिटाइल और ई दूर है तो मतलब रखता है। हाँ, डक्टाइल मटेरियल का मतलब क्या है, जो उसको मेल्ट करा के बहुत सारे शेप में कन्वर्ट करा लेते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम डक्टाइल बोलते हैं। नॉर्मली स्टील वगैरह डक्टाइल मटेरियल में आता है, और ग्लास को हम लेते हैं तो ब्रिटल मटेरियल होता है। समझ गए? तो कभी पूछता है तुम्हें डिफरेंस ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल में, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज, then that type of material, this is called brittle material. And ultimate strength and fracture point are far, that type of material, this is called ductile material. ये पॉइंट एनसीईआरटी ने लिखा है। आगे बढ़े हैं? यस सर। सबको क्लियर है? आशीर्वाद? यस सर। मन से नहीं बोल रहे हैं। करण, आया समझ में? यस सर आया। चलो अब इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर लूं। फ्रॉम O to A, the graph is a straight line, follows Hooke's law. Up to point B is called elastic range. When the deforming force is removed, the body will regain its original path, but does not follow Hooke's law. Third, O01 is the permanent set in which the body is permanently deformed. From C to D, there is a small change in stress. There is a large change in strain. Point D is called
ultimate strength at which the stress is maximum. Next, 6th point. When D and E are close, the material is called brittle. And if D and E are far, the material is called ductile. कितना इजी पॉइंट पे मैंने लिख दिया, समराइज कर दिया। आगे बढ़े? यस सर। किसी को डाउट है या सबको क्लियर है? अंसार? क्लियर है सर। सर एक बार सर पिछला पेज प्लीज दिखा clear दीजिए। है। नोट कर रहे हो? वो तो भेज ही देता हूँ पेज को। वो सर बाद में नोट करने का सर टाइम नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है, डन सर। आगे बढ़े? अगर हम आ जाएं तो हुक्स लॉ में हमने क्या लिया? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन। तो वेयर ई दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम आ जाए टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको Y से डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ the normal stress to the longitudinal strain. Y is equal to normal stress upon longitudinal strain. Normal stress is force by area, delta L by L. Means F by A, L by delta L. This is equal to Young modulus. Unit Newton per meter square, because strain has no unit. तो stress का unit होगा। Young's modulus is applicable for solid body. क्लियर है? यस सर। चलिए, एक क्वेश्चन है। प्रज्ञा, आगे बढ़े? यस सर। एक वायर है, इसकी लेंथ है L, L इज इक्वल टू लाइक 1 मीटर। अगर इसके लेंथ को, और ये मटेरियल है लाइक ये कॉपर है, अगर हमने इसके लेंथ को डबल कर दिया, इलोंगेट करके, अगर हम लेंथ, एक कॉपर वायर ऐसे समझो, ऑफ लेंथ L, when F is applied and its length become double,
What is the new Young's modulus? कॉपर है, इसके यंग मॉडुलस y गिवन। कौन बताएगा? सर फार्मूला जो ओरिजिनल फार्मूला सर, जो मतलब इस सर इसके वैल्यू चेंज करने के बाद फार्मूला आएगा सर, उसमें फिर वैल्यू डाल के पता चल जाएगा। बताओ कितना होगा? सर एफ अपॉन ए। हाँ, एफ अपॉन ए। एफ अपॉन ए, पक्का बताओ। यंग मॉडुलस, तो इसमें न्यू डेल्टा यंग एल मॉडुलस क्या की लेंगे? वैल्यू। डेल्टा एल कितना होगा? फाइनल लेंथ बढ़ के ट्वाइस हो गई ना, तो डेल्टा एल कितना होगा? 12 माइनस ऑफ एल इज इक्वल टू एल। सर डेल्टा एल भी तो सर 1 ही होगा ना? सर अगर लेंथ बढ़ रही है तो सर एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, हम तो जो एरिया लेते हैं वो ओरिजिनल एरिया लेते हैं। अगर चलो लेंथ हमने 3 टाइम्स बढ़ गई, डबल के मतलब हम थ्राइस दे देते। अब बताओ, तो ये 12 हो जाएगा डेल्टा एल। यंग मॉडुलस कितना होगा? न्यू यंग मॉडुलस की वैल्यू। करण, तुम्हें बताना है। चैलेंज है। सर f/2 होगा। सर f/2। f/2 यंग मॉडुलस मैंने पूछा है। जी सर, यस सर। सर जो और यंग मॉडुलस होता है वो सर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना? तो फिर सर f/2 आंसर आ रहा है मेरा। नहीं, यंग मॉडुलस y गिवन है इनिशियल। सर कितना? y की टर्म में निकालो ना। सर 2y आ रहा है फिर। 2y। यस सर। और लोगों को देखते हैं। सर समझ में नहीं आया। सर y गिवन मतलब यंग मॉडुलस y गिवन है, मतलब हमें जो आंसर निकालना है फाइनली y की टर्म में। बात समझ में आ रहे हैं? हाँ जी सर, 1 मिनट सर प्लीज। सर 2y आ रहा है। बाकी लोगों का भी हम चेक करेंगे।
तुम्हारे 2y है ना? यस सर। ठीक है, बाकी लोगों का भी देख लें। करण यस सर। बताओ। सर एक मिनट। नहीं हो रहा सर, सॉरी। नहीं, अच्छा चलो एक क्वेश्चन नोट करो। द यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर of length L and radius R is Y। यहां तक नोट कर लिया? यस सर। If the length is reduced to L by 2 and radius is R by 4, what will be its young modulus? सर क्वेश्चन क्या था? सर रिपीट कर दीजिए। अच्छा फिर से मैं बोलता हूं। द यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ L and radius R हाँ बोलो। Young modulus of a wire of length L and radius R is Y। ठीक है? If the length is reduced to L by 2 and radius is R by 4, what will be its young modulus? सर हाँ, डेल्टा एल नेगेटिव में आ सकता है क्या? डेल्टा L हाँ, हाँ जी सर। मैग्नीट्यूड ले लो ना। सर लेंथ तो सर माइनस मैग्नीट्यूड ले लो। ओके सर, ओके सर। आया? एक मिनट सर। चैलेंज है ये, देखो अपनी मर्जी से नहीं दिया है, एसएल में क्वेश्चन है। सर वैल्यू सेम हो जाएगी क्या? सर वैल्यू सेम हो क्या? सेम आ रहा है।
सर क्योंकि सर डायमेंशन चेंज करेंगे सर तभी फर्क पड़ेगा ना उस पे, सो बिना तो उसके होगा नहीं। मटेरियल प्रॉपर्टी है सर यंग्स मॉडुलस। कौन बताया? सर मैं। कौन? सर अंसार। तब बताओ, तुम्हारी मम्मी बोलती है कि पढ़ता नहीं है। कितने तो होशियार हो। सेम होगा। सर सही है सर, हाँ, मुझे लगा सर गलत है। ठीक है सर। इट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। समझ में आया? सर बोला क्या था अंसार ने? नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल तो सेम ही है। यंग मॉडुलस नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। जब तक हम मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे, यंग मॉडुलस की वैल्यू चेंज नहीं होगा। फॉर ए गिवन मटेरियल यंग मॉडुलस इज कांस्टेंट। वायर के नेचर को तुम कहां चेंज कर रहे हो? वायर तो सेम वायर है। आई बात समझ में? ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाटा दिया जाता है। तुम्हें हमेशा फॉर्मूला ये में ध्यान रखना, तो फॉर्मूला में डालेंगे फॉर्मूला तो पर वैल्यू जाने आएगी। की जरूरत ही नहीं है। नेचर ऑफ द मटेरियल सेम है। यंग मॉडुलस फॉर ए गिवन मटेरियल ऑलवेज कांस्टेंट। चाहे लेंथ कितना भी बढ़ाओ घटाओ, क्या स्टील कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ। अगर हम लेंथ को बढ़ा दें तो क्या स्टील कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे? नो सर। नो सर। तब नेचर ऑफ मटेरियल तो सेम ही है। आई बात समझ में? यस सर। आगे बढ़े। यस। तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मली 1 मार्कर पूछ लेता है। वैल्यू तुम्हें दिया होगा, रेडियस डबल हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है, लेंथ घट रही है। अगर मटेरियल जब तक नहीं चेंज होगा तब तक यंग मॉडुलस की वैल्यू सेम रहेगी। यंग्स मॉडुलस remains constant because for a given material its value is constant. आगे बढ़ें। Second, this is called bulk modulus. B से डिनोट करते हैं। It is the ratio of normal stress to the volumetric strain. Means B, normal stress upon volumetric strain. Normal stress, this is also called change in pressure. इसको याद रखना। नॉर्मल स्ट्रेस को हम बोलते हैं चेंज इन प्रेशर। मीन्स स्मॉल पी से हम डिनोट करते हैं। तो P अपॉन डेल्टा V बाई V, तो ये आता है P स्मॉल p चेंज इन प्रेशर इंटू V अपॉन डेल्टा V। दिस इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। यूनिट फॉर्मूला सर वापस से जो बता दो। यंग मॉडुलस का यूनिट हम क्या लेते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन देखो, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस को ही हम चेंज इन प्रेशर भी बोलते हैं। अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम।
आई बात समझ में? सर आपने क्या बोला सर अभी? हमने अभी बताया है कि नॉर्मल स्ट्रेस को ही हम चेंज इन प्रेशर भी बोलते हैं। तो नॉर्मल Yes, sir. स्ट्रेस के बदले में स्मॉल पी से हम डिनोट करें, दिस इज कॉल्ड चेंज इन प्रेशर। अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है? Yes, sir. तो P into V upon delta V, this is called bulk modulus. Delta V by V, this is called volumetric strain, has no unit. तो केवल चेंज इन प्रेशर और स्ट्रेस का ही यूनिट होगा, तो यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। आई बात समझ में? सर मीटर की बात है, ये समझ नहीं आया सर। क्या? अच्छा ओके सर। आगे बढ़े? यस सर। सर वॉल्यूम में सर सर क्यूब नहीं आना और- चाहिए? लास्ट क्यों? वॉल्यूम तो डेल्टा कट V भी तो वॉल्यूम है। ना। डेल्टा V भी तो चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम का रेशियो है, नो यूनिट स्ट्रेन का। तो केवल तो प्रेशर ही तो बच रहा है, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके सर। आगे बढ़े? कोई कुछ और भी बोल रहा है तो Yes, sir. फास्ट। मुझे सर लास्ट वाला फॉर्मूला समझ में नहीं आया। कौन सा ये? हाँ जी सर। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस को हम प्रेशर भी बोलते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस के बदले में P रख दिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यस सर। तो V ऊपर आ गए मल्टीप्लाई, तो P इंटू V अपॉन डेल्टा V। सर फिर आपने नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स, अच्छा ओके सर। उसी को हम चेंज इन प्रेशर भी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना है। कभी क्या होता है क्वेश्चन में चेंज इन प्रेशर दिया होता है, तुम स्ट्रेस ढूंढ रहे हो, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है? यस आगे बढ़े? बल्क मॉडुलस is applicable for both solid and fluid। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, वहां बल्क मॉडुलस यूज हो जाए। आगे बढ़े? थर्ड इज शियर मॉडुलस। और एक टर्म यहां पर और भी मैं लिख देता हूं, एक टर्म होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी जिसको हम K से डिनोट करेंगे। इनवर्स ऑफ एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में जिसमें कंप्रेसिबिलिटी गिवन है, तो इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड compressibility। मीन्स K होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। तो अगर बल्क मॉडुलस दिया होता है कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन B। अब हम थर्ड लेंगे शियर स्ट्रेस, सॉरी शियर मॉडुलस। इसी को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हम ईटा से डिनोट करेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। मीन्स ईटा शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया,
शियर स्ट्रेन होता है थीटा। ये ध्यान में अगर तुम करोगे तो क्यूब वाले एग्जाम्पल बताया था, जहां शेप में चेंज आएगी, लाइक ये डायग्राम। यहां पर हम अपर सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये साइड यहां से यहां डिस्प्लेस होकर और ये साइड यहां से यहां डिस्प्लेस होकर आ जाती है। ये थीटा और ये एक्स है और ये एल है। तो टेंजेंशियल फोर्स, ये टेंजेंशियल फोर्स, इसे हम शियर स्ट्रेस मतलब शियर फोर्स बाय एरिया। ये एरिया अगर क्यूब है तो इस साइड इज एल लेंथ की है तो स्क्वायर होगा। तो अगर हम एफ एरिया क्या लोगे, एल स्क्वायर, और थीटा क्या हमने बताया था, याद होगा, एक्स अपॉन एल। याद आया कुछ? हाँ सर, ये सर याद है, एक्सपेल याद आ गया? थीटा का। हाँ सर। तो ये थीटा हम शियर स्ट्रेंथ जब भी लेते हैं तो एक्स अपॉन एल लिया जाता है। तो यूनिट हम क्या लेंगे, सेम होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन हैज नो यूनिट। आगे बढ़े? यस सर। एक आता है टर्म पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए वायर। लाइक अगर हमने एक इलास्टिक बॉडी लिया, इसकी लेंथ एल है, एल लेंथ, और इस पर फोर्स यहां एफ अप्लाइड है। अगर ये यूनिफॉर्म वायर होगा और इसमें इलोंगेशन हमने ले लिया डेल्टा एल, मीन्स एल इज द ओरिजिनल लेंथ and delta L is the maximum elongation. यहां दिस अगर यूनिफॉर्म है, यहां F फोर्स लग रही है तो फोर्स लीनियरली चेंज हो रही है, मीन्स यहां पर फोर्स 0, क्योंकि वायर की लेंथ ही नहीं है तो इलोंगेशन क्या होगा, तो फोर्स ही एक्ट नहीं करेगी। तो हमेशा जब यूनिफॉर्म लेंथ होता है तो एवरेज फोर्स लिया जाता है, F एवरेज मीन्स 0 प्लस F डिवाइडेड बाई 2, F बाई 2। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U, F एवरेज, और इलोंगेशन कितना है, डेल्टा L। F एवरेज इज F बाई 2 इंटू डेल्टा L, मीन्स दिस इज इक्वल टू हाफ। F को हम A से डिवाइड और A से मल्टीप्लाई कर लें, डेल्टा L को L से डिवाइड L से मल्टीप्लाई करें, half F by A is stress, delta L by L is strain, और A into L area into length. This is equal to half into stress into strain into volume is equal to U potential energy. एक फॉर्मूला तुम्हें मिल गया। This is the potential energy stored in an elastic wire. अगर हमें एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू मीन्स यू अपॉन वॉल्यूम, और ये किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, दिस इज इक्वल टू हाफ।
अगर तुम्हें जैसे लाइक क्वेश्चन में यंग मॉडुलस गिवन है, स्ट्रेन तुम्हें नहीं दिया है, तो y होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अगर तुम्हें स्ट्रेन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन y, हाफ इंटू स्ट्रेस, और स्ट्रेन होता है स्ट्रेस बाय y। दिस इज इक्वल टू 1/2y इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अर्नब, यस सर। तुमने Yes, sir. दीपा मैम का नंबर भेजा था मुझे? सर वो मम्मी कह रही है कि सर ऐसी कोई टीचर है ही नहीं उनके स्कूल में। नहीं, दीपा चक्रवर्ती। हाँ सर, मैंने नाम बताया था, मम्मी कह रही है अभी देखेंगी। इंदिरा आज अभी इंदिरापुरम वाले में ही देखेंगी तो है मम्मी। तुम्हारे। हाँ हाँ सर, वही है मम्मी, लेकिन मम्मी कह रही थी कि अभी तो पता नहीं, वो कॉल करके भी पूछेंगी अभी अपने अच्छा जो अच्छा अच्छा उनके कॉलीग हैं अच्छा, उनसे। उनके हो सकता है उनके कांटेक्ट में नहीं है। यस यस सर। हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि स्ट्रेस नहीं दिया हो, तो उस केस में हम कैलकुलेट करेंगे यू हाफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को हम y इंटू स्ट्रेन और इंटू स्ट्रेन लेंगे, मीन्स हाफ y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। आ गया समझ में? सर लास्ट वाला पेज फिर से दिखा दो हमको, वहां से रिजल्ट क्या था? एक ही रिजल्ट है। देखो, अगर स्ट्रेस नहीं दिया है तो स्ट्रेस को हम यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन लिख देंगे। अगर स्ट्रेन नहीं दिया है तो स्ट्रेन के बदले में स्ट्रेस अपॉन y रख देंगे, क्योंकि यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके सर। ठीक है, तो यस सर। चैप्टर खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास से हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। करण, आया समझ में? Yes, sir. चलिए, अगली क्लास से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इसको हम भेज रहे हैं। Okay. थैंक यू सर। ओके।